डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है और मैं कनाडा के टोरंटो शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का काम करता हूँ। ये सरकारी नौकरी है और मैं शहर में बनी हर इमारत, हर घर का निरीक्षण करता हूँ। कहीं पर भी एक अवैध दीवार तक नहीं बनाई जा सकती, ऐसे रूल्स हैं यहाँ पर। मैं हर जगह घूमता ही रहता हूँ। नई बनी कॉलोनीज में कभी कभी ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी सही से परमिशन नहीं ली जाती। आप एक गैरेज में कील भी बिना परमिशन के नहीं गाड़ सकते। आप अपने घर के आगे उस जमीन पर घास भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, आपको फाइन भरना पड़ता है। और जब भी यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो सुबह 12 बजे होने से पहले पहले आपको उस बर्फ को हटाना पड़ता है। मैं इस काम को भी देखता हूं और इसके लिए मुझे अलग से सैलरी मिलती है। लेकिन पिछले महीने मेरा ट्रांसफ़र हो गया मैनीटोबा के लिए। इस स्टेट में एक नए शहर में मुझे रहना था, लेकिन काम मेरा वही था। मैनीटोबा का नया बना शहर थॉडसन। मैं यहीं पर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का काम कर रहा था और 1 महीना लग गया मुझे पहले यहाँ की फाइल्स संभालने में। यहाँ पर किसने परमिशन ली है और किसने नहीं ली है, कितनी कॉलोनीज बनी हैं, कितनी इमारतें बनी हैं, यहाँ पर बाजार कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मंडी कहाँ पर बन रही है, हर चीज़ जो भी यहाँ पर बनाई जा रही थी मैं उसकी परमिशन दे रहा था। लेकिन 1 महीना मुझे दफ्तर में ही निकालना पड़ गया। दफ्तर की हर फाइल को सही करते करते 1 महीना निकल गया और मेरा साथ दे रही थी रेचल भी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर थी और उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। रेचल विनीपेग शहर से आई थी और उसकी भी 1 महीने पहले ही ट्रांसफ़र हुई थी। 1 महीने में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन दफ्तर का काम करते करते हम पक चुके थे। हम इस दफ्तर से बाहर निकलना चाहते थे, प्रॉपर्टी चेक करना चाहते थे, इस छोटे से नए बने शहर में घूमना चाहते थे। हम देखना चाहते थे शहर कितनी तरक्की कर रहा है और आगे का क्या प्लान है। इसी तरह वो रविवार की सुबह थी। हम निकले यहाँ पर नई बनी कॉलोनी की तरफ। वहाँ कई घर बनाए गए थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। हमने पहले घर से ही शुरुआत की और जैसे ही हम उस पहले घर में पहुँचे, वो औरत काफ़ी लड़ाकू लग रही थी और हमें घर के अंदर आने नहीं दे रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का काम होता है घर की अच्छी तरह से छानबीन की जाए। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही हमने पुलिस को बुलाया उसे हमारी बात माननी ही पड़ी। घर की तलाशी ली गई और हमें पता लगा कि यहाँ गैरेज की परमिशन नहीं थी। बाद में इस गैरेज को नया बनाया गया और बिना परमिशन के बनाया गया। साथ में लगती उस ज़मीन को भी खुद में संभाल लिया गया। वो ज़मीन उनकी नहीं थी और हमें अब इस गैरेज को तोड़ना था और इस गैरेज की चौड़ाई कम करनी थी। वो औरत अंत में मान ही गई, क्योंकि जब पुलिस साथ होती है किसी की आवाज़ नहीं निकलती। वो पहला घर देखने में हमें 1 घंटा लग गया था। उसके बाद के घर आसानी से देखे जाते रहे, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था नया प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आया है जो यहाँ हर घर की तलाशी लेने वाला है, हर घर को देखने वाला है। इसी तरह एक एक करके हम उन घरों की तरफ बढ़ते रहे। ये नई बनी कॉलोनी पीछे की तरफ उन जंगलों के साथ लगती थी और शहर धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ने वाला था। आपको तो पता ही है, जब शहर बढ़ता है तो जंगल भी धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। हम जंगल के बीच में पहुंचते चले जाते हैं। शुरुआती दिन बड़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन जब शहर बड़ा हो जाता है, वहाँ पर आवाजाही बढ़ जाती है, तो वो जंगल भी शहर का ही हिस्सा बन जाते हैं। लोग उस जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं और यहाँ का इतिहास तो बहुत पुराना है। किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हुआ करती थी। भले ही इसे शहर का दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अचानक कुछ हुआ, लोग इस शहर को छोड़ना शुरू हो गए और यहाँ से दूर जाने लगे।
मैं हमेशा से इसका कारण ठंड मानता था। मैनीटोबा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड के कारण यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है और अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। शहरों की सहूलतों के बिना इस तरह इतनी ठंड में रहा नहीं जा सकता, मैं ये मान चुका था। पहले के वो घर तो काफ़ी नज़दीक थे, एक दूसरे घर में पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वो घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर थे। चल चल कर हम काफ़ी आगे तक जाते, कभी गाड़ी काफ़ी आगे तक ले आते। उसके बाद हमें चलना पसंद आ गया था तो हम चलते चलते आगे उन घरों की तरफ जा रहे थे। गाड़ी हम आगे लाना नहीं चाहते थे और घर एक दूसरे से दूर होने के कारण हमें बात करने का मौका भी मिल रहा था। कई लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब हम उनके घरों में जाते, इंस्पेक्शन करते तो वो हमें अपने घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। आओ भगत ही बहुत ज़्यादा करते, हमें खाने को देते, हमसे बातें करते, हमारे शहरों के बारे में जानना चाहते, हम कब से यहाँ पर आए हैं वो जानना चाहते और बातों बातों में समय निकलता जा रहा था। हम ज़्यादा घरों की इंस्पेक्शन करना चाहते थे लेकिन अच्छे लोगों को आप मना भी तो नहीं कर सकते। इसी तरह समय बीत गया। शाम का वक्त हो गया था और यहाँ बहुत कम घरों की इंस्पेक्शन हो पाई थी। कई घरों को हम छोड़ना शुरू कर गए थे और काफ़ी आगे तक निकल आए थे। यहाँ घर जंगल के बीच में भी बने हुए थे। वहाँ पर सड़क टूटी हुई थी, सड़क का निर्माण सही से नहीं हुआ था और उन घरों की शायद परमिशन भी नहीं ली गई होगी। लेकिन जो इलाका जंगल के बीच में आता है उसे शहर की कमेटी से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वन विभाग का इलाका होता है और मुझे ये समझने में ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कौन सा इलाका शहर में है और कौन सा वन विभाग में। चलते चलते शायद हम जंगल के काफ़ी आगे तक निकल आए थे। जैसे जैसे एक एक घर दिखता जाता हम उस घर की इंस्पेक्शन करते और आगे की तरफ बढ़ जाते। यहाँ लोग अच्छे थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन कब शाम पड़ गई हमें पता ही नहीं चला। अब हमें वापस आना था और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी। हमारे पास सिर्फ एक ही टॉर्च थी और मुझे लग रहा था इसकी बैटरी खराब ना हो जाए। रास्ते में हमें भटकना पड़ सकता है और हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। यहाँ शाम के वक्त कभी कभी मौसम खराब हो जाता है और आज वैसे भी वेदर रिपोर्ट में बताया गया था बर्फ़ पड़ने वाली है, यहाँ पर एक तूफान आने वाला है। हमारी गाड़ी काफ़ी दूर थी, हमें चलकर काफ़ी सफ़र तय करना था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और बीच बीच में वो टॉर्च भी बंद पड़ जाती। बिल्कुल घुप अंधेरे में हम घिर से जाते। बार बार मैं मोबाइल से रेंज चेक कर रहा था और यहाँ पर मोबाइल की रेंज नहीं आ रही थी। हम किसी को बुला तक नहीं सकते थे। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पर कोई टैक्सी बुला सकते हैं, लेकिन वो भी किया नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई परेशानी हुई तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हर कोई घर के अंदर दुबक चुका था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन घर के बाहर कोई दिख नहीं रहा था। घरों की लाइट्स चल रही थी। शायद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स अभी लगनी है, समय बाकी है और इस तरह घुप अंधेरे में बाहर घूमना अच्छा नहीं माना जाता। ठंड काफ़ी थी और हम भी जकड़े से जा रहे थे। जैसे जैसे चलते शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती और अच्छा लगना शुरू हो जाता, लेकिन जैसे ही थक कर थोड़ा रुकते ऐसा लगता ठंड हमें जकड़ रही हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और कई मोड़ लिए हमने। मुझे रास्ता हमेशा याद रहता है, मैं रास्ते कभी नहीं भूलता। एक मोड़ पर जहाँ घरों की संख्या बहुत कम थी, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, एक बड़े से घर में रोशनी जलने लगी थी। पहले तो मुझे लगा कि ये कौन सा घर है, हमने पहले तो देखा ही नहीं। यहाँ पर तो जंगल में मैदान सा बना हुआ था ना, यहाँ पर कोई घर नहीं था पहले। ये 2 मंजिला इमारत थी जो काफ़ी बड़ी लग रही थी। लकड़ी का बना ये घर पुराना सा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पुराना घर नहीं होना चाहिए। ये शहरी इलाका है और इस शहरी इलाके में बिना परमिशन के आप इस तरह 2 मंजिला घर नहीं बना सकते। मैंने सारी फाइलें खंगाली थी, 2 मंजिला इमारत यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। मेरी आंखें चमक गई थी। मैं अब घर नहीं जाना चाहता था, इस घर को देखना चाहता था। मुझे पता करना था 2 मंजिला इमारत यहाँ पर किसने बनाई है। मैंने रेचल को कहा, चलो उस घर में चलते हैं, लाइट चल रही है, कोई वहाँ पर रह रहा है और दिन के समय हमें पता ही नहीं चला।
ये छोटी सी पगडंडी उस घर की तरफ जाती है और यहाँ पर किसी ने घर बना लिया और किसी को बताया तक नहीं। मैंने इस इलाके की तस्वीरें देखी थी। इस इलाके में 2 मंजिला घर कोई मौजूद है ही नहीं। 1 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और इस घर को इसी 1 महीने में बना लिया गया होगा। वो चुपचाप काम पर लगे होंगे, घर खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा घर बन गया किसी को पता तक नहीं चला। जैसे जैसे हम उस घर के पास गए उसकी लकड़ी पुरानी लग रही थी। पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल करके नया घर बनाना कोई नई बात नहीं है। पुराने घर की टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठा करो, अपने घर के बाहरी तरफ लगा दो और ऐसा लगेगा ये घर पुराना है। उसके बाद केस कर दो और केस जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस घर को वैधता दे दी जाएगी और पैसे भी बहुत कम लगेंगे। शायद इस घर के मालिक ने भी यही सोचा होगा। उस घर के बिल्कुल सामने खड़े होकर पता चल रहा था इतना बड़ा घर यहाँ पर कैसे हो सकता है। पुरानी लकड़ी थी लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी कुंडियाँ जितनी भी थी वो बिल्कुल चमक रही थीं जैसे नई स्टील की बनाई हो, लेकिन फिर भी घर का डिज़ाइन बहुत पुराना सा लग रहा था। इसे पुराना बनाने की जैसे कोशिश की गई हो। खिड़कियों का कांच गंदे रंग का पीला हो गया था जो धूप के कारण शायद हो ही जाता है। ये भी पुराना कहीं से लाया गया होगा। वो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था, 8 फुट ऊंचा और 6 फुट चौड़ा। ये काफ़ी मोटी लकड़ी से बना था जिस पर हरे रंग का पेंट किया हुआ था। ये पेंट भी काफ़ी खराब सा हो गया था, जैसे पुरानी सी लुक दे रहा था। मैंने बाहर लगा वो बड़ा सा कुंडा खड़काया। वहाँ अंदर से आवाज़ आई, रुको मैं आता हूँ। लेकिन कुछ समय तक कोई बाहर नहीं आया। मैंने फिर से वो कुंडा खड़काया, वैसी ही आवाज़ फिर से, आता हूँ 1 मिनट रुको। कोई था जो बाहर निकल नहीं रहा था। शायद उसे पता नहीं होगा अंधेरे में कौन आ सकता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर मेरे सामने आया, मैंने अपना ID कार्ड दिखा दिया। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, हम देखने आए हैं ये 2 मंजिला घर यहाँ पर कैसे बन गया। मैंने पूरी फाइल्स खंगाली हैं। इस इलाके में 2 मंजिला घर हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आ गया। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा तुम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हो, लेकिन हमारा घर तो जंगल में पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चेक करने आए तो माने भी, तुम यहाँ कहाँ से आ गए। तो मैंने कहा ये शहरी इलाका है और यहाँ पर तो मेरी ही चलती है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने खांसते खांसते कहा, ठीक है, अंदर सोफे पर बैठकर बात करते हैं। यहाँ मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं जा रहा, तुम ज़्यादा बातें करोगे तो मैं थक जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली। उसके बाद हम उस सोफे पर गए। वो पुराना सा सोफ़ा था जिस पर बैठते ही काफ़ी सारी धूल उड़ी थी। ये भी मुझे पुराना सा लगा, लेकिन शायद इस पर मिट्टी डाली गई होगी ताकि ये पुराना लगे। किसी को पता तो चल ही गया होगा कि हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए हैं और इस तरह से इन्होंने सब कुछ पुराना बनाया हुआ है। क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हमें भी यहाँ से जाना था, तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, देखिए मैं ज़्यादा चेक नहीं करना चाहता, आप प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा सकते हैं, बस मैं इतना ही काम करूँगा, आज मुझे जाना है, फिर कभी आएंगे हम। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे की तरफ चला गया। कमरे में उसने काफ़ी समय लगा दिया था और बाहर बैठे बैठे मैं बार बार घड़ी को देखे जा रहा था। समय बीता जा रहा था और बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी। यहाँ खिड़कियों की आवाज़ आ रही थी हवा के कारण। मुझे डर सा लग रहा था कि यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू ना हो जाए, तूफान ना आ जाए और हम फंस ही जाएंगे, घर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैनीटोबा में जब भी इस तरह की तूफान आते हैं ठंड बढ़ जाती है और घरों से बाहर निकलना बहुत खतरनाक होता है। ठंड के कारण कई बार लोग मारे भी जा चुके हैं। मैं ऐसी तूफान में बाहर नहीं निकलना चाहता, इसी कारण मैं उसका इंतज़ार किए जा रहा था। वो बाहर नहीं आया तो मैंने वहीं सोफे पर बैठे बैठे आवाज़ लगाई, अंकल जल्दी करिए, हमें जाना भी है। तो उस बूढ़े आदमी ने कमरे में कहा, देखो बेटा मैं काफ़ी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं, रुको थोड़ा। काफ़ी देर तक वो ढूंढता रहा और समय बीता जा रहा था। इसके बाद मैं चलता हुआ उसके कमरे के अंदर ही चला गया। वो एक बड़ी सी अलमारी को खंगाल रहा था जहाँ पर बहुत सारे कागज़ पड़े थे, बहुत सारी किताबें पड़ी थी और नीचे उसने बहुत सारी किताबें गिराई हुई थी। उसने वहाँ पर बहुत सारा सामान गिरा रखा था। शायद उनमें से ढूंढते ढूंढते वो इस तरह से गंदगी डाल रहा था। मुझे उस बूढ़े पर तरस आ गया। उसकी पीठ भी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी और वो थका हुआ लग रहा था।
मुझसे डरकर वो पेपर ढूंढ रहा था, लेकिन इसी कारण उसके यहाँ गंदगी पड़ गई जो बाद में साफ करने में उसे बहुत परेशानी ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए मैंने उससे कहा, भाई साहब रहने दो, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तब देख लेंगे, आप इसे निकाल कर रखना। देखो जल्दबाजी में इस तरह गंदगी मत डालो, बाद में आपको मुश्किल होगी। तो वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकाल कर रखूँगा, 1-2 दिन शायद मुझे लग जाएं, मैं धीरे धीरे काम करता हूँ। तुमसे थोड़ा डर कर जल्दबाजी में सामान गिरा रहा हूँ, मुझे बाद में परेशानी तो होगी ही। इतना कहकर मैंने रेचल की तरफ इशारा किया, चलो चलते हैं। जैसे ही रेचल उस सोफे से खड़ी हुई थी, बाहर बिजली की तेज गर्जन आवाज ने हमें डरा कर रख दिया। वहां खिड़कियां काफी तेजी से हिलने लगी थी, शायद तूफान यहां आ चुका था। मैं रेचल को लेकर जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकला, वहां आंधी सी चलने लगी थी और थोड़ी थोड़ी जो बर्फ गिर रही थी वो अब तेज हो चुकी थी। सामने धीरे धीरे बर्फ पड़ने लगी थी और हवा के कारण ठंड हो चुकी थी। तो मैं रेचल की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तो गड़बड़ हो गई, काफी देर कर दी हमने, हमें पहले ही यहाँ से निकलना चाहिए था। इसके बाद रेचल कहने लगी, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी से गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने इशारा किया, नहीं, 1-1.5 किलोमीटर आगे होगी गाड़ी, और आगे पहुंचते पहुंचते ये आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। तुम्हें पता नहीं है, वेदर रिपोर्ट में तूफान बताया है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम दोनों उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे थे। बूढ़ा आदमी हमारी बातें सुन चुका था और समझते ही उसने कहा, देखो आज रात तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, घर बहुत बड़ा है और खाली कमरे बहुत ज़्यादा पड़े हैं, रुक जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी ये बात सुनकर हमने वो दरवाज़ा लगा दिया और दोबारा आकर उस सोफे पर बैठ गए। हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अब हम उस बूढ़े आदमी से बातें करने लगे थे। मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहता था और मैंने सोचा क्यों ना आज रात इस घर का निरीक्षण ही कर लूँ। उस बूढ़े को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, इस घर में घूमकर इसे अच्छी तरह से देखूँगा और मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, सब कुछ नोट कर ही लूँगा। वैसे भी आज रात यहाँ पर बितानी है, तो आज रात इसका निरीक्षण करके दोबारा यहाँ नहीं आना चाहूँगा। मैंने जब रेचल को ये बताया तो रेचल ने भी हामी भर दी। इसके बाद हमने उस बूढ़े आदमी को कहा कि हम यहाँ पर रुके हुए ही हैं, तो इस घर का निरीक्षण करना चाहते हैं। मैंने हाथ में फाइल पकड़ ली और उसके द्वारा बताई गई जानकारी मैं उसमें लिखना चाहता था। मैंने उससे कहा, क्या आपकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है? तो उसने कहा, हाँ, वो अंदर कमरे में बैठी है, वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए मैंने उसे कहा कि बाहर मत निकलना, पता नहीं कौन होगा, इसलिए मेरी परमिशन के बिना वो कमरे से बाहर नहीं आने वाली। आप कहो तो बुला दें उसे बाहर। मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, वो बैठी रहें, हम घूम घूम कर कमरे देख लेंगे। उसके बाद मेरा सवाल था, आपका कोई बेटा नहीं है या बेटी? तो उसने कहा, नहीं, एक बेटा था मेरा जो काफ़ी समय पहले मर गया, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा, तो मतलब इस घर में आप 2 ही रहते हैं? उसने कहा, नहीं, 2 नहीं रहते, यहाँ पर कई लोग रहते हैं। मैंने कहा, कई लोग मतलब कितने लोग? तो उसने कहा, बेटा बूढ़ा हूँ, मुझे गिनती नहीं आती, वो कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े बहुत, हम इकट्ठा मिलकर रहते हैं। ये सुनकर मैं और रेचल थोड़ा सा चौंक गए थे। मैंने उस बूढ़े से फिर से सवाल किया, मतलब वो सब यहाँ किराए पर रहते हैं? क्योंकि ये घर बड़ा है, आपने किराए पर दिया होगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, किराए पर नहीं रहते, ये हमारा ही घर है, सबका घर है, सब यहाँ मिलकर रहते हैं। ये जवाब काफ़ी अटपटा सा था। मैं और रेचल एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और हमें इस बूढ़े पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। उसके बाद रेचल ने भी अपनी फाइल निकाल ली और वहाँ कई चीज़ें थी। इंस्पेक्शन के वक्त हमें हर जगह टिक करना पड़ता है, अलग सी जानकारी उसमें लिखनी पड़ती है और वहाँ का मालिक जो बताता है वो भी खास तौर पर लिखना पड़ता है। ये बात काफ़ी बड़ी थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसे गिनती नहीं आती, ये कितने भी हो सकते हैं, हमें खुद पता लगाना होगा। बाहर से तूफान की आवाज़ें आ रही थी, बिजली के कड़कने की आवाज़ें आ रही थी। हम इस घर से जा तो नहीं सकते और यहाँ पर ज़्यादा तमाशा भी नहीं बनाना चाहते। हम दोनों चुपचाप ही अपना काम करेंगे और अकेले ही घर के इन कमरों में घूमेंगे।
उसके बाद मैं और रेचल नीचे वाले पहले कमरे में गए जहां पर उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसकी बीवी रहती है। जैसे ही हम उस कमरे में पहुंचे हमें वो गंदा सा कमरा दिखा। हम उस गंदे से कमरे तक पहुंचे। वहां सामान बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। वहां कपड़े ही कपड़े पड़े थे और एक गंदे से बेड पर बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बैठी हुई हमें घूरे जा रही थी और अपनी आंखें बिल्कुल भी हिला नहीं रही थी, ना ही वो पलकें झपक रही थी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे रेचल ने उसका नाम पूछा। उस बूढ़ी औरत ने जवाब देने के लिए अपने होठों को खोला तो हमें नजर आया जैसे उसके होंठ चिपके हुए थे। ये तो ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से उसने अपना मुंह तक ना खोला हो। इस तरह से चिपके होंठ धीरे धीरे खुले। उसने अपना नाम बताया और उसे बंद कर दिया। मैं और रेचल तो देखते रह गए थे। पीले रंग के होंठ, उसका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था जैसे खून की एक बूंद उसके शरीर में ना हो। वहां उसका जो पलंग था उस पर जैसे ही रेचल बैठी उसके कपड़ों पर बहुत सारी मिट्टी लग गई। ऐसा लग रहा था उस पलंग पर बहुत ज्यादा मिट्टी हो जो कई सालों से धीरे धीरे यहाँ पर पड़ रही हो। जहां पर उसे लेटना चाहिए वहां पर भी मिट्टी पड़ी हुई थी, जैसे बस वो यहीं पर बैठी हुई हो। मैंने कहा, आप जरा खड़ी हो सकती हैं? हम इस बेड को देखना चाहते हैं। यहाँ और कोई दरवाज़ा तो नहीं? इसकी जो पीछे वाला जगह है वहां पर मुझे लग रहा है कोई निशान बना हुआ है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कभी खिड़की हुआ करती थी, हमने उस खिड़की को बंद करवा दिया था, इसी कारण आपको लग रहा है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं उठ जाती हूँ। ये कहकर वो उठी और जहां पर वो बैठी हुई थी नीचे मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर पर भी मिट्टी ही मिट्टी हो। उठते ही वो मिट्टी नीचे की तरफ झड़ी थी। वो जगह खाली थी, बाकी जगह पर मिट्टी, और हम ये देखकर चौंक चुके थे। मैंने उस दीवार पर हाथ लगाया। सच में लकड़ी के कुछ फट्टे वहां पर लगाए गए थे। मैंने एक लकड़ी के फट्टे को खींचा। वो लकड़ी काफी पुरानी और गली हुई थी, इसलिए आसानी से खिंच गई। पीछे सच में खिड़की थी। खिड़की से थोड़ा थोड़ा बाहर नजर आ रहा था। इसी के साथ वहां कांच नहीं था। ये कमरा थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा था क्योंकि वहां से बाहर वाली हवा आ रही थी। जल्दी से मैंने उस लकड़ी को वहां पर फंसा दिया, जिस कारण हवा आना बंद हो गई। उस बूढ़ी औरत से मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने उस पर शक किया था और कमरा भी थोड़ा ठंडा कर दिया था। वो दोबारा अपनी उसी जगह पर बैठ गई और जैसे ही वो बैठी उसके शरीर से फिर से मिट्टी झड़ी। शरीर पर इतनी सारी मिट्टी जैसे वो बहुत सालों से इसी तरह बैठी हो। धीरे धीरे उसके शरीर पर मिट्टी जमती गई। क्या वो लेटती नहीं होगी, सोती नहीं होगी? क्यों यहाँ पर इस तरह मिट्टी है? मेरे दिमाग में ख्याल तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन मैंने रेचल को इशारा किया, हम अगले कमरे में जाते हैं। उस कमरे के दरवाजे को हमने बंद किया और हम अगले कमरे की तरफ बढ़ चले। हम दूसरे कमरे के पास पहुंच गए थे। उस कमरे का दरवाज़ा काफ़ी पुराना और गला हुआ लग रहा था। वो थोड़ा थोड़ा गीला था, जैसे नमी के कारण हुआ हो। हमने उस दरवाजे को खोला और वो थोड़ा फंसा हुआ था, इसलिए ज़ोर लगाने से खुला। जैसे ही हम अंदर पहुंचे वहां पर छोटे छोटे पलंग थे जिन पर नवजात बच्चों को रखा गया था। कुछ 2-3 महीने के बच्चे लग रहे थे तो कुछ थोड़े बड़े, 1-1.5 साल के, और वहां पर 5 से 6 बच्चे थे। सभी अपने उस छोटे से पलंग पर लेटे हुए, ना रो रहे थे ना हिल रहे थे, बस आंखें झपकाए जा रहे थे। ये सबूत थे कि वो जिंदा तो हैं लेकिन हिल नहीं रहे। बिल्कुल शांत बच्चे। एक एक के हम पास जा रहे थे और उसके बाद हम ढूंढने लगे आखिर इनके माँ बाप कहाँ पर हैं। इन बच्चों को इस कमरे में क्यों रखा गया है, वो भी अकेले में? वहां और कोई नहीं था। रेचल ने मेरे पास आकर कहा, इनके माँ बाप कहाँ हैं? माँ तो यहाँ होनी चाहिए। उसने बस ये कहा था और हमारे कानों में एक आवाज गूंज पड़ी, मैं यहीं पर हूं। हम दोनों डर गए। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले कपड़े पहने औरत बिल्कुल हमारे कानों के पास आकर बोलकर वहां पीछे खड़ी हो गई थी। हम डरे हुए उससे सवाल करने लगे, आपने हमें डराया क्यों? आप पहले तो यहां पर मौजूद नहीं थी, कहां से आई आप? तो उस औरत ने कहा, मैं तो यहीं पर खड़ी थी, शायद मेरे काले कपड़े हैं और दीवार भी काली है, तुमने देखा नहीं। मैं कब की यहां पर खड़ी थी।
मैं कहना मानती हूँ, बिना किसी के बुलाए बात नहीं करती। हमें जैसे सांस चढ़ गई थी, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने बुरी तरह से डरा कर रख दिया था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे बातें करने लगी और हमें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। हमने कहा, ये किसके बच्चे हैं? तो उस औरत ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं। रेचल मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। यहाँ 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे इसके नहीं हो सकते। कुछ बच्चे तो महीनों के हैं और कुछ साल 1.5 साल के, सभी इसके नहीं हो सकते। तो मैंने कहा, सच बताइए, ये किसके बच्चे हैं? तो उस औरत ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी और के हैं? वो गुस्सा करने लगी थी और रेचल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और इशारा किया, और सवाल मत करो, ये गुस्सा हो रही है। हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछना जायज़ है। डरते डरते हम उस कमरे से बाहर आ गए थे। हम हर चीज़ को नोट करते जा रहे थे और हमने सोचा था घर के बाहर जाकर ही इन्हें जवाब देंगे। अभी तो सब कुछ नोट करते ही जाएंगे। आज बाहर बिजली कड़क रही है, तूफान आया हुआ है और यहाँ से बाहर हम जा नहीं सकते। इनकी परमिशन के बिना यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए चुपचाप ही काम करना होगा। इसके बाद हम तीसरे कमरे में गए तो वहाँ पर 3 आदमी ज़मीन पर बैठे हुए थे और उन्होंने बीच में कुछ रखा हुआ था। वो एक कागज़ की बनाई हुई गेम थी जिसे वो चारों खेले जा रहे थे। हम पास पहुँचे, उनसे सवाल किया, उन्होंने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उनका ध्यान तो उस गेम की तरफ था। हम भी उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जवाब पूछकर हम बाहर आ गए। हम हर तरफ सामान भी देख रहे थे। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था और हर कमरा भरा हुआ। किसी कमरे में 2-3 औरतें तो किसी में 1-2 छोटे छोटे बच्चे। इसी तरह नीचे वाले कमरों में लोग भरे हुए थे और 2nd फ्लोर पर हम गए, वहाँ पर भी इसी तरह। कहीं तो 5 बूढ़े दिखे, कहीं 3 बच्चे। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बरामदा था जहाँ 7 लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार वो सामान गिराते और खेलते खेलते हंसते रहते। वो 40 से 60 साल के आदमी थे और बच्चों की तरह खेले जा रहे थे। हमने भी उन्हें परेशान नहीं किया और वो भी हमें देखकर ज़्यादा हैरान नहीं थे कि ये नए लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए। वहाँ लोगों की भीड़ थी, इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग। मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्या उन्होंने परमिशन ली है? ये लोग किराए पर ही रहते होंगे, एक परिवार का हिस्सा तो नहीं हो सकते। हमने वो सब भी नोट किया। इतने बड़े घर में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम नीचे वाले फ्लोर में ही आ गए। हमने घर का निरीक्षण कर ही लिया था। उसके बाद दोबारा हम सोफे पर आकर बैठ गए। वो बूढ़ा आदमी उस सोफे पर बैठा बैठा ही सोया हुआ था। पास पहुंचकर हमने सोचा, इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये यहाँ पर सोना चाहता है तो सो सकता है। फिर भी अगर तुम पूछना चाहो तो उसे कह दो कि अंदर जाकर सोना चाहता है तो सो सकता है। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया, उसे हिलाया। मेरे हिलाने के कारण वो उठ चुका था, लेकिन एकदम से चौंक सा गया। मैंने फिर से उसे कहा, देखिए डरिए नहीं, मैंने बस आपको उठाया है। आप हमारे कारण यहाँ सोफे पर सो रहे हैं। ऐसा करिए ना, अपने कमरे में जाकर आप सो सकते हैं। वो इतना सुनकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। ये किसी और कमरे की तरफ जा रहा था, अपनी पत्नी वाले उस कमरे में नहीं जा रहा था। उसके बाद वो एक कमरे में गया जो छोटा सा सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। हमारा ध्यान पहले इस पर पड़ा ही नहीं। हमने सोचा था कि ये एक छोटा सा स्टोर रूम होगा, लेकिन जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला, यहाँ नीचे काफ़ी बड़ा कमरा था। वो अपने बेड की तरफ जा रहा था और हमारा ध्यान साइड में पड़ा। ज़मीन के नीचे की तरफ एक दरवाज़ा बना हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि यहाँ पर बेसमेंट भी मौजूद है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेड पर जाकर बैठ गया था। तभी मैंने कहा, ये नीचे जाता दरवाज़ा कहाँ जा रहा है? इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं जो बेसमेंट में जाती हैं। तो मैंने कहा, बेसमेंट में आपने सामान रखा होगा ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा ना? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, नीचे कमरे हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन आप नीचे मत जाइएगा, ज़मीन के नीचे जाना अच्छा नहीं होता। वो हमें डरा सा रहा था, जैसे ज़मीन के नीचे कुछ बहुत बुरा हो। मैं बार बार उससे पूछे जा रहा था कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, नीचे भी चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कमरा देखना मेरा काम है। किसी कमरे को मैं छोड़ नहीं सकता, इससे निरीक्षण अधूरा रह जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा कह रहा था, देखो तुम्हें ज़मीन के नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़मीन के नीचे जाना अच्छा नहीं होता।
जब हम मरते हैं तभी तो ज़मीन के नीचे जाते हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगा था और मैं भी हंस तो रहा था लेकिन अंदर से डरा हुआ था। वो इस तरह से अजीब अजीब बातें किए जा रहा था। वक्त आधी रात का था। बाहर बार बार बिजली कड़कती जो सांसें रोक देती। तूफान बहुत ज़्यादा था और डर का माहौल बना हुआ था। मैंने रेचल की तरफ देखा और रेचल ने कहा, जाकर तो देखना ही होगा। मैंने उस बूढ़े आदमी को कहा, देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ आखिर यहाँ कमरे कितने मौजूद हैं। वो बूढ़ा आदमी मना कर रहा था लेकिन मैंने जिद की तो उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। उस दरवाजे के सहारे सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम नीचे आ गए और नीचे भी कई कमरे दिख रहे थे। ऊपर वाले फ्लोर की तरह ये बेसमेंट भी बनाई गई थी। ये सामान रखने के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि रहने के लिए बनाई गई थी। यहाँ लाइट थोड़ी खराब लग रही थी। ज़्यादा बल्ब नहीं लगाए गए थे और पुराने वाले बल्ब ही थे जो बार बार बंद हो रहे थे, कभी चल रहे थे। कई कमरों में पूरी तरह से अंधेरा था। कई कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। यहाँ फर्श भी लकड़ी का बना हुआ था जिनमें थोड़ी सी सीलन आ चुकी थी। पैर बार बार थोड़े गीले हो जाते। बाहर बर्फ के कारण भी थोड़ा अंदर का माहौल ठंडा था और ये बेसमेंट ज़्यादा ठंडी लग रही थी। यहाँ पर कमरों का निरीक्षण हमें जल्दी करना होगा, रेचल ने मेरे कानों में कहा। लेकिन मेरा ध्यान पीछे पड़ा। वो बूढ़ा अब भी सीढ़ियों के ऊपर था। मैंने इशारा किया, आइए आप भी साथ ही आ जाइए, यहाँ शायद हमें कुछ पता ना चले। तो उस बूढ़े आदमी ने वहाँ ऊपर से ही कह दिया, देखिए मैं ज़मीन के ऊपर ही रहता हूँ, ज़मीन के नीचे नहीं जाता। आप जो नीचे रहने वाले हैं किसी एक से पूछ लेना। वो इतना कहकर दोबारा उन सोफों की तरफ चला गया था और मैं रेचल की तरफ देखे जा रहा था। नीचे भी कोई मिलेगा उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन वो सही से बात तो करेगा ना। ये तो कैसे ऊपर ही रह गया। चलो कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम पूरा करना होगा ना। वक्त आधी रात का हो चला था और हम इस तरह डरावनी सी बेसमेंट में थे। मुझे भी डर लग रहा था। भले ही मैं भूतों से डरता नहीं, मैं उन पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर बाहर इस तरह से बिजली की गर्जन हो और आप ऐसे पुराने से घर के बेसमेंट में पहुंचे हुए हों, डर अपने आप आपको घेर लेता है। आपके रीढ़ की हड्डी अपने आप कांपना शुरू कर देती है और हम दोनों के साथ यही हो रहा था। रेचल बार बार मेरा हाथ पकड़ लेती और मैं इससे पता कर पा रहा था वो कितनी डरी हुई है। यहाँ भी कई कमरे थे। हमने शुरुआत पहले कमरे से करने की ही सोची। उसका दरवाज़ा बंद था। वो स्टील का दरवाज़ा लग रहा था और यहाँ बेसमेंट में इतना चमकता हुआ स्टील का दरवाज़ा लगाया गया था, लेकिन उसके बाहर जो मूर्ति जैसा चेहरा बनाया गया था वो बेहद ही डरावना था। हमने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। मैंने उस दरवाजे को खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बार बार हम उस दरवाजे को खटखटाते रहे और अंदर से चलने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। कोई शायद चलकर उस दरवाजे को खोलने के लिए आ रहा था। काफ़ी देर तक चलने की आवाज़ आती रही। ऐसा लग रहा था ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कोई दूर से चलकर आ रहा है। लेकिन 2 से 3 मिनट तक चलने की आवाज़ ही आती रही, दरवाज़ा खुला नहीं। उसके बाद मैंने फिर से दरवाजे की उस कुंडी को ज़ोर से घुमाकर दरवाजे को पीछे मारकर खोल ही दिया। मैंने देखा वो छोटा सा कमरा था जिसमें ज़्यादा सामान नहीं था। एक बेड था, एक अलमारी थी जो टूटी हुई थी, लकड़ी की थी और उसमें से कपड़े बाहर झांक रहे थे। वो आदमी दीवार से सटा हुआ था और तभी वो बोल पड़ा, अरे मैं आ ही तो रहा था, तुमने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। मैं उसकी बात सुनकर हैरान। आप दीवार से सटे हुए हैं, कब आएंगे? कब की आवाज़ करे जा रहे हैं चलने की, लेकिन दरवाजे तक पहुंच ही नहीं रहे। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं चल तो रहा था, पहुंच जाता, तुम्हें इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद उसने बेड की तरफ इशारा किया, ठीक है बैठो और बताओ यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद मैंने उस बेड की तरफ देखा तो वहाँ बहुत सारी मिट्टी थी। बैठने का मन नहीं था, कपड़े पहले ही बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, मैं और ज़्यादा गंदे नहीं करना चाहता था। सीलन के कारण कपड़े गीले और गंदे हो जाएंगे तो इसमें ज़्यादा ठंड लगेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, बस हम कमरा देखने के लिए आए थे, कितना बड़ा कमरा है, थोड़ा दीवारों को देखेंगे कि ये कमरा कहाँ तक जाता है। हम इधर उधर देख रहे थे। उन दीवारों के पास जाकर हमें पता चला वहाँ जैसे मूर्तियाँ
बिल्कुल इंसानों जैसी बनाई गई थी, जो आधी दीवारों में फंसी हुई थी, आधी बाहर की तरफ झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की जड़ें हों वो, लेकिन फिर भी वो मूर्तियों जैसा आकार था। इंसानी चेहरा था, इंसानी आधा शरीर था। हर दीवार पर ऐसी एक एक मूर्ति। इसे देखकर रेचल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने मेरी पीठ को पकड़ रखा था। वो मेरी उस शर्ट को पकड़कर मेरे साथ ही चली जा रही थी। वो आदमी अब भी दीवार से सटा हुआ था, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी जैसे वो चलकर थोड़ा आगे आना चाहता हो, लेकिन चल नहीं पा रहा था। वहीं पर पैरों को मारे जा रहा था, जिसे देखकर हम दोनों हैरान। रेचल ने कहा, भाई साहब आप चलने का नाटक क्यों करे जा रहे हैं, वहाँ पर खड़े रहिए ना। तो वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा हो गया और चुप करके वहीं पर खड़ा हो गया। हम एक एक उस दीवार को देखे जा रहे थे और मैं एक दीवार पर गया अच्छी तरह से चेक करने के लिए कि ये मूर्तियाँ कैसी हैं। मैंने उस मूर्ति को हाथ लगाया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपना मुंह खोला और कहा, जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? वो जिंदा इंसान था जो आधा उस दीवार में धंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था मूर्ति जैसा इंसान, लेकिन वो जिंदा हमें ताक रहा था। उसकी गंदी सांसों की वो बदबू मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं 4 कदम पीछे हट गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी हर दीवार पर वो आधी मूर्ति जिंदा इंसानों में बदल चुकी थी। जिंदा इंसानों को दीवार से आधा गाड़ कर धंसाया गया था। ये चीज़ देखकर कोई भी डर सकता है। हम दोनों डर गए। इसके बाद हमने वो दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और हम उस कमरे से बाहर आ गए। मैं रेचल की तरफ देखे जा रहा था और रेचल मेरी तरफ देखकर डरी हुई थी। हमें ऊपर चलना चाहिए ना? मैंने कहा, हाँ चलना तो चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहता। सारा काम निपटा कर ही जाते हैं। हर कमरे को देखेंगे और इस बार ध्यान रखना, किसी को हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर कुछ अजीब है, मुझे भी डर लग रहा है। इसके बाद हमने वो दूसरा दरवाज़ा खोला। जैसे ही हमने वो दूसरा दरवाज़ा खोला, सामने एक लड़की जैसे कपड़े बदल रही थी। उसने अपने आधे कपड़े उतारे हुए थे, लेकिन उसका शरीर नहीं था। वो हड्डियों का ढांचा थी जिस पर मांस के कुछ टुकड़े थे। उसकी पसलियां नजर आ रही थीं। पसलियों के अंदर एक भी अंग नहीं था, लेकिन वो जिंदा वहाँ कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। बार बार वो कपड़े पहनने की कोशिश करती, वो कपड़ा फट जाता। नीचे करती, वो कपड़ा दोबारा पहनने की कोशिश करती, जैसे वो कपड़ा अपने आप जुड़ चुका होता और फिर से पहनते वक्त फट जाता। बार बार वो वैसा किए जा रही थी और हम दोनों वहाँ खड़े समझ नहीं पा रहे थे क्या कहें। क्या हम उसे बुलाएं? क्या वो हमारी तरफ देखेगी? क्या वो जिंदा है या हमारी आंखों का भ्रम है? कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है एक हड्डियों का ढांचा इस तरह से खड़ा हो? तभी रेचल का एक कदम पीछे हटा। वहां फर्श जो लकड़ी का बना था वो थोड़ा थोड़ा आवाज भी करता था और इस कदम ने वहां नीचे थोड़ी सी आवाज की, जैसे उस लड़की को सुनाई दे गया। वो हमारी तरफ घूमी और सामने से उसका आधा चेहरा, जिस पर मांस चढ़ा हुआ था, आधा चेहरा पूरी खोपड़ी थी। एक तरफ की आंख नहीं थी और जबकि दूसरी तरफ की आंख के बीच से कोई जीव बाहर की तरफ झांक रहा था। वो भी गली हुई आंख दिख रही थी। फिर भी उसने हमारी तरफ कैसे देखकर पहचान लिया, हमें पता नहीं चला। वो कोई प्रेत लग रही थी। उसने हमारी तरफ देखा और एकदम से डर के अपने शरीर को उस कपड़े से ढकने की कोशिश करती रही। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, वो उसे भी ढक रही थी, लेकिन हम दोनों उसे देखकर डर गए। वो भी चीख पड़ी थी। हमें नहीं पता वो प्रेत की चीख थी या एक शर्मिंदा लड़की की जिसे बिना कपड़ों के किसी ने देख लिया हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीखने लगी थी। हमने वो दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसने अंदर से सामान फेंकना शुरू कर दिया उस दरवाजे पर। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी, बार बार चीखे जा रही थी, कौन हो तुम जो मेरे कमरे में आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं? वो चीखे जा रही थी, चीखे जा रही थी। इसके बाद हर कमरे से आवाज़ें आने लगी। कौन है? क्या हुआ?
इस तरह की आवाज़ें हर कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे नीचे वाले हर कमरे से लोग बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। जो भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था वो देखने लायक था। जिंदा इंसान कोई नहीं था वहां पर। हर कोई कटा फटा सा, किसी की टांग नहीं। एक ऐसा इंसान भी था जिसके शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं था। वो आधा कटा हुआ अपने बाजुओं के दम पर घिसटता हुआ आ रहा था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उसके नीचे के शरीर की आंतड़ियां तो बाहर निकली हुई थीं, जिनसे खून टपक रहा था। वो घिसटता हुआ आ रहा था और पीछे खून की लकीर बन रही थी। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। वो सब मरे हुए इंसानों की भीड़ थी। वो सब उस दरवाजे के आसपास जैसे हमें घेर चुके थे। हम दोनों डरे हुए थे और मेरी सांस चढ़ी हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकता, जब हम डर जाते हैं तो दिल की धड़कन कितनी तेज होती है। आपकी सांस चढ़ जाती है। शरीर आपको बचाने की हर कोशिश करता है। आपके शरीर में जान आ जाती है, भागने का मन करने लगता है, लेकिन उस जगह हम फंसे हुए थे। चारों तरफ मुर्दों की भीड़ ने हमें घेर रखा था। वो सामने का दरवाजा उस लड़की ने खोला। वो हड्डियों का ढांचा, वो आधी चमड़ी वाली खोपड़ी, वो हम पर चिल्ला रही थी और आसपास खड़ी वो लाशें भी हमको बोले जा रही थी। कुछ गालियां निकाल रहे थे तो कुछ हम पर जैसे चिल्ला चिल्ला कर धमकियां देने की कोशिश कर रहे थे। रेचल ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, आंखें बंद कर ली थी। वो ये सब देख नहीं पा रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो डर के मारे नीली फिरना शुरू हो गई थी। टांगे मेरी भी कांप रही थी क्योंकि वो भीड़ धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। मैं क्या करता? इस घर का निरीक्षण करना तो छोड़ो, मुझे तो जिंदा रहने पर भी जैसे ही शक होने लगा था। ये हमें भी यहीं पर मार कर दफन कर देंगे, खुद जैसा बना देंगे, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं उस भीड़ को एक तरफ चीर कर आगे निकलने लगा और ये अच्छा हुआ। वो भीड़ वहां पर खड़ी हम पर चिल्ला तो रही थी, लेकिन हमें छूने की कोशिश नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने वो रास्ता बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की, वो भीड़ ने थोड़ा सा रास्ता खुद दे दिया। वो खुद हमें रोकना नहीं चाहते थे। इसके बाद मैं उस भीड़ को चीरता हुआ रेचल की कलाई पकड़े उसे भी खींच कर उस भीड़ से बाहर ले आया और भागकर उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी नज़र पीछे पड़ी। चीखते चिल्लाते हुए वो लोग हमारे पीछे आ चले थे। वो हमारे पीछे ही उन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। मुझे डर लग रहा था, ये कुछ कर सकते हैं, जिंदा इंसान नहीं है ये। डर के मारे बुरा हाल था। उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, रेचल ने भी हिम्मत बांध ली। वहां से तो बाहर आए। वो बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठा था और मैं हांफता हांफता उसे कह रहा था, नीचे कुछ है, वो जिंदा नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैंने कहा था जमीन के नीचे मत जाओ। तुम्हें क्या लगता है जमीन के नीचे क्या होता है? जमीन के नीचे मुर्दे गाड़े जाते हैं, वो मुर्दे हैं। वो मुर्दों की भीड़ उन सीढ़ियों के जरिए उस दरवाजे को खोल बाहर आ रही थी। मैं वहां डरा सहमा सा खड़ा उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा था, ये अगर मुर्दे हैं तो ऊपर कैसे आ रहे हैं? ये तो नीचे होने चाहिए ना, आपने कहा ना जमीन के नीचे मुर्दे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुमने नीचे क्या किया? ये मुर्दे अब ऊपर आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मुर्दे सिर्फ जमीन के नीचे ही होते हैं? ऊपर भी आते हैं। जो अच्छे होते हैं वो ऊपर भी आते हैं। जब मौका मिलता है वो ऊपर आ जाते हैं। मैं भी तो ऊपर आया हूं। मुझे नीचे रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऊपर हूं। उसके ये शब्द मेरे कान तक पहुंचे थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। क्या आप भी मुर्दा हैं? वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, पिछले 150 साल से मैं भी मुर्दा ही हूं। हम चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे और हर कमरे से हर एक बाहर आ रहा था। वो बूढ़ी औरत भी बाहर आ चुकी थी जो मेरी तरफ घूर रही थी। वहां भीड़ में से वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें कहा था बस अंदर ही रहना है, बैठे रहना है। वो बूढ़ी औरत बोली, कब तक बैठे रहना है?
शोर हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई। हम एक दीवार से सटे हुए थे, जैसे पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो। वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वो बूढ़ी औरत बार बार उस आदमी को कहे जा रही थी, तो अंत में वो बूढ़ा आदमी बोला, देख फिर से झगड़ा कर रही है। पिछली बार तुझे जान से मारा था, तब से तू उसी बेड पर है। मरने के बाद तू वहां पर चिपकी हुई है। आज तुझे बाहर निकलने का मौका मिला है तो चिल्ला रही है। वहीं पर दोबारा दफन कर दूंगा तुझे। इसके बाद वो भीड़ हमारी तरफ चिल्ला कर बोले जा रही थी, ये नीचे क्यों आए? ये तो जिंदा है, इन्हें नीचे किसने भेजा? सब बस यही कहे जा रहे थे। वो हम पर चढ़ने को आ चुके थे, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। साथ में वो दरवाजा था, उस दरवाजे के पास वाली दीवार से ही हम सटे हुए थे। मैंने रेचल की तरफ देखा, वो भी मुझसे यही चाहती थी, दरवाजा खोलो, बाहर चलते हैं। मैंने झट से वो दरवाजा खोला और हम बाहर निकल आए। तूफान घिरा हुआ था, हमारे पैर उस बर्फ में जमे जा रहे थे। ठंड के मारे बुरा हाल होने को आ चला था, लेकिन वो भीड़ घर से बाहर नहीं आ रही थी। वो घर से बंधी थी। उन खिड़कियों से, उन दरवाजों से वो हमारी तरफ ताक रहे थे और देख रहे थे हमें। उनकी वो मध्यम मध्यम आवाजें, ये जिंदा थे, ये जिंदा थे, हमारे कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन तूफान की ये हवा इन आवाजों को जैसे बंद कर रही थी। हम उस बर्फ को चीरते हुए सड़क पर पहुंच गए थे। वहां से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन ठंड ने हमें जकड़ना शुरू कर दिया था। शरीर ठंड के मारे कांपे जा रहा था, लेकिन हमें खुशी थी, हम उस डरावने से घर से दूर निकल आए थे। धीरे धीरे वो 1.5 किलोमीटर का सफर हमने कर लिया। हिम्मत नहीं थी रास्ते में आने वाले किसी भी घर में जाने की। ऐसी हालत के बाद आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पूरा दिन हम इन घरों में जाकर इंस्पेक्शन करते रहे थे, लेकिन रात के वक्त किसी का दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत तक न बची थी। कहीं हम यहीं ना फंस जाए। हमें नहीं पता कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ, लेकिन दोबारा हम अकेले नहीं आएंगे। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते शरीर जम सा गया था। जैसे ही हम गाड़ी में पहुंचे, उसे स्टार्ट किया, हीटर जलाकर हम शरीर को गर्मी देने लगे थे। हमें 15 मिनट लग गए शरीर को सही करने में और बीमार महसूस हुए जा रहा था। गाड़ी उस बर्फ से निकल नहीं पा रही थी, लेकिन हम इससे दूर जाना चाहते थे। यहाँ फ़ोन की रेंज नहीं आ रही थी। इस तूफान के कारण इस इलाके में भी रेंज बिल्कुल नहीं आ रही थी। हम किसी को बुला तक नहीं सकते थे। पुलिस को बुलाते भी तो कैसे बुलाते। बड़ी मुश्किल से हमने उस बर्फ से गाड़ी निकाली। कभी तो गाड़ी फंसती, तो कभी वहीं पर फंसी फंसी हमें धक्का लगाना पड़ जाता, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ही आगे तो बढ़ रहे थे। खुशी थी हमें। इसी तरह धीरे धीरे गाड़ी निकालते हुए हम उस शहर के और इलाके में पहुंचे। वहां पर हमारा घर था और रेचल भी मेरे घर में ही रुकी थी उस रात। कुछ ही घंटों में तो दिन हो गया था, लेकिन वो तूफान अगले दिन भी चला था। अगली शाम को हमने पुलिस को बुलाया था, तब जाकर पूरी घटना सबको बताई थी। लगभग 2 दिन बाद जब तूफान छंट चुका था, निरीक्षण करने के लिए हम उसी घर में जाना चाहते थे। हमने पहले ही बता दिया था, वहां मुर्दे ही दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। रास्ता हमें याद है। हम उस रास्ते पर पहुंच आए थे। हमारे साथ 10 पुलिस वाले और थे। हम उन पुलिस वालों के पीछे थे। पीछे रहकर ये रास्ता बताना चाहते थे। वक्त दोपहर के 12 बजे का था। हमें अब डर कम लग रहा था। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे, हमारे होश उड़ गए। कोई घर नहीं था वहां पर। एक पुराना कब्रिस्तान जहां कई कब्रें बनी हुई थीं। इसे देखकर मैं घुटनों पर आ गया था और रेचल भी आंखें फाड़े देखे जा रही थी। हम सन्न खड़े थे और पुलिस वाले हमसे जवाब मांग रहे थे। हम बार बार कहते रहे वो घर यहीं था, छोटी पगडंडी के अंत में, लेकिन सिर्फ ये पुराना कब्रिस्तान है। उस रात हमें वो घर नजर आया था जो असल में घर था ही नहीं। हम उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके थे।
एक तरफ एक खड्डा सा बना था। हमें पता है इसी खड्डे के रास्ते तो हम नीचे उतरे थे, जो उस रात हमें सीढ़ियों की तरह लगा होगा। काफी समय तक पुलिस वाले वहां घूमते रहे, घर को ढूंढते रहे, उन्हें मिला नहीं। आसपास के घरों से पूछा गया तो उन्होंने जो इतिहास बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। किसी जमाने में यहाँ घर भी हुआ करती थी, लेकिन आग के कारण वहाँ लोग मारे गए थे। इसके बाद यहाँ कब्रिस्तान बनाया गया था और यहाँ ऐसे लोगों को दफनाया जाता जिन्हें गांव में मार कर छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे ये कब्रिस्तान ऐसा ही हुआ और लोग कहते हैं इस शापित कब्रिस्तान में कभी कभी वो पुराना घर नजर आता है, वहाँ लोग नजर आते हैं। इसीलिए तो अंधेरा होते ही यहाँ लोग घरों में दुबक जाते हैं। उस घर से आवाजें आती हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। हम शायद बहुत सालों बाद आए, वो पहले इंसान थे जो उस घर में गए थे। वहां जो गया वो मरा या जिंदा रहा, इसका इतिहास भी यहाँ किसी को पता नहीं था, लेकिन हम वो जानना भी नहीं चाहते थे। निकल आए थे हम उस जगह से बाहर। ये घटना 6 महीने पहले हुई थी और आज भी मैं बाहर निकलना पसंद नहीं करता, बल्कि दफ्तर का ही काम करता हूँ। रेचल भी मेरे साथ ऑफिस का काम ज़्यादा करना पसंद करती है और हम इंस्पेक्शन के लिए और इंस्पेक्टर को भेजना ही पसंद करते हैं। डर है मन में मैं दोबारा किसी के घर में जा नहीं पाऊंगा। शायद ये ऐसा सदमा है जिसे मैं भुला नहीं पाऊंगा।